इज एवरी एसआईपी इन्वेस्टर अर्निंग मनी? तो मेरा जवाब है ना। एसआईपी चलने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइम। आज भी सेबी की एक रिपोर्ट कहती है कि तकरीबन 20% लोग ही अपने एसआईपी इन्वेस्टमेंट को 5 साल से ऊपर चलाते हैं। यानी मिनिमम 10 ईयर्स तो मान के चलो, इससे कम तो क्या एटलीस्ट जनरली लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं बनते, तो इसका कोई और रीज़न भी हो सकता है? बेसिकली इन्वेस्टर बनना है तो आपको बेसिकली थोड़ा टाइट होकर बैठना पड़ेगा। मार्केट के जो उतार चढ़ाव हैं उनसे बेसिकली थोड़ा ज़्यादा घबराना नहीं है। आज भी लोग निवेश तो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में लोगों को ये पता नहीं कि निवेश का सही माध्यम क्या है। जब लोग मार्केट ऊपर होता है तो मार्केट में पैसा डाल रहे हैं, और मार्केट जब नीचे होता है तो वो निकाल इसलिए रहे हैं क्योंकि वो ये भूल जाते हैं कि उनके गोल्स क्या हैं। वो वही करते हैं जो दुनिया कर रही है, एंड दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो हम ये कहते हैं कि इन्वेस्टर को कुछ ऐसा होना चाहिए जैसे रास्ते में चलता हुआ घोड़ा, और जिसके दोनों आंखों पे क्या हो, पट्टी बंधी हो। तो यू हैव टू फोकस बेसिकली। और अचानक वो जैसे पैसा आ जाता है, इन्वेस्ट करना है, और वो हड़बड़ी में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उससे उनको क्या इफेक्ट पड़ता है उन पर? बिना गोल इन्वेस्टमेंट करना बहुत डेंजरस है। यानी सोच के देखिए कि 100 में से 70 लोग अपने पैसे का यूज अपने जीवन काल में नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको किसी न किसी गोल के साथ उसे अवश्य जोड़ना चाहिए। वैसे ही निवेश में आपको समय के आधार पर अपने निवेश का माध्यम भी बदलना चाहिए। इक्विटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इक्विटी में अगर पैसा ना डालें तो क्या लॉस होगा उसका? तो अगर आप इक्विटी में नहीं हैं तो अल्टीमेटली आप देश की आर्थिक प्रगति से ही बाहर हैं। सर, इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी क्यों है? अगर आप एक ही एसेट क्लास में एक्सपोज्ड हो तो प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर वो एसेट क्लास परफॉर्म नहीं कर रही है तो आपको नुकसान ये होगा कि आपको गलत समय में उस एसेट क्लास से निकलना पड़ेगा अगर आपको लिक्विडिटी की नीड है। तो अलग अलग एसेट क्लास अलग अलग टाइम पर परफॉर्म करती है, इसी वजह से आपको डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। और वैसे भी वॉरेन बफे साहब भी कहते हैं कि डोंट पुट योर ऑल एग इन वन बास्केट। तो अगर आपको 45-40 पे रिटायर होना है जेन जी, तो आपको बेसिकली पैसा ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपकी रिटायरमेंट लाइफ तो लंबी होगी और पैसा जोड़ने की लाइफ कम। प्लीज़ बी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपके सामने ऐसा आया हो जो आपको भी लगा हो कि ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया मुझसे? तो एक सज्जन खड़े हुए और बोले, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और एपिसोड में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पैसा कमाना आसान है पर पैसे को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। ये एक आर्ट है, और ये आर्ट आपको सिखाने के लिए आज हमारे साथ हैं राहुल अग्रवाल जी। हालांकि जानते हैं, आइए राहुल जी से उनके बारे में एक ब्रीफ, क्योंकि मैं इतना नहीं बता पाया हूँ जितना उनकी प्रोफाइल के लिए होना चाहिए, क्योंकि उनकी एक बहुत बड़ी प्रोफाइल है। तो आइए जानते हैं राहुल जी से उनके बारे में। राहुल जी, वेलकम टू आवर शो। तो नमस्कार मनु शर्मा जी। मैं बेसिकली पिछले 20 साल से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का हिस्सा हूं, और मैंने अपने करियर की शुरुआत की एक कंपनी से जिसका नाम है बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड। 5 साल मैंने वहाँ जॉब किया। उसके बाद मैंने अपना एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला, और एक सर्टिफिकेट होता है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, उसका मैं ट्रेनर हूँ। और पिछले 20 साल से मैं वेल्थ मैनेजर, बैंकर्स, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को सर्टिफिकेट के लिए ट्रेन कर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने 20 साल में तकरीबन 2000 से ऊपर इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में, और कुल मिला के 1 लाख से ऊपर निवेशकों को मैं संबोधित कर चुका हूँ। और इस पूरी जर्नी में मेरा ये जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि आज भी हमारे देश में फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है। आज भी लोग निवेश तो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में लोगों को ये पता नहीं कि निवेश का सही माध्यम क्या है, कब तक करना चाहिए, और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आज भी उनके अनआंसर्ड हैं। तो ये एक जर्नी रही है तकरीबन 20 साल की, और आज इस जर्नी में मुझे लगता है कि आगे भी काफ़ी लोग मुझसे जुड़ेंगे। तो राहुल जी, मेरा पहला सवाल आपसे जो होगा आज का, कि इज़ एवरी एसआईपी इन्वेस्टर इज़ अर्निंग मनी? ये पूरी दुनिया, यानी हिंदुस्तान में बात करूं तो हर आदमी एसआईपी की बात करता है, सबके पास एसआईपी है। आज भी मैं कहीं भी किसी भी सेशन में जाता हूं, लोगों से हाथ खड़े कराता हूं, कितने लोगों की एसआईपी चल रही है, तो बहुत सारे लोग हाथ खड़ा करते हैं। पर सवाल यह है कि क्या सारे लोग, जैसा आपने पूछा कि हाँ। एसआईपी से पैसा बना रहे हैं, तो मेरा जवाब है ना। और इसका सिंपल रीज़न ये है मनु कि एसआईपी चलने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइम। आज भी सेबी की एक रिपोर्ट कहती है कि तकरीबन 20% लोग ही अपने एसआईपी इन्वेस्टमेंट को 5 साल से ऊपर चलाते हैं। अब एसआईपी इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी है कि जब एसआईपी कंटिन्यूस चलती है तो मार्केट के लोअर लेवल्स पे भी पैसा लगाती है, जहाँ से वो ज़्यादा यूनिट एकत्रित करती है। अब सोच के देखिए, जब 80% लोग उस टाइम पे मार्केट में है ही नहीं, जब एसआईपी ज़्यादा यूनिट ले रही है, तो पैसा कैसे कैसे बनेगा? कैसे? तो एसआईपी से पैसा बनाने का मूल मंत्र ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अनफॉर्चुनेटली लोग उस वक्त मार्केट में नहीं होते हैं जब सबसे ज़्यादा यूनिट
मिल रही मिल रही होती है, यानी मिनिमम 10 ईयर्स तो मान के चलो, इससे कम तो क्या कर एटलीस्ट अगर आप वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं और एसआईपी से मार्केट की वॉलेटिलिटी को एनकेज करना चाहते हैं तो आपको उतना समय तो कम से कम मार्केट में देना ही चाहिए एसआईपी को। सर एक चीज़ जो नॉर्मल हमने देखी है जो होता है कि इन्वेस्टर्स जनरल क्या करते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती है वो जैसे ही मार्केट हाइक पे आता है तो उस समय वो उसमें कूद जाते हैं सब दबा के इन्वेस्ट करते हैं और जैसे ही वो अगर लो जाने का होता है तो निकाल भी लेते हैं और उस जगह वो इन्वेस्ट भी नहीं करते। तो ये जो प्रोसेस इनका चलता है ये सही है या गलत है? इसका सवाल का जवाब मैं एक एग्जांपल से दूंगा। मान लीजिए आप हाईवे पे जा रहे हैं और आपके पास गाड़ी है और आपको भूख लग रही है, तो आप कौन से ढाबे पे गाड़ी रोकना चाहेंगे? जहाँ जहाँ कोई आदमी नहीं है या वहाँ जहाँ ऑलरेडी 4-5 गाड़ियाँ खड़ी हैं? जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं वहीं रोकूंगा। तो आप गाड़ी खड़ी है इसलिए रोकोगे क्योंकि आपने दिमाग में बैठा लिया है कि जहाँ ऑलरेडी 4-5 गाड़ियाँ खड़ी है इसका मतलब खाना क्या होगा? खाना अच्छा होगा। अच्छा होगा क्योंकि बिल्कुल। वो बेसिकली आपने वहीं दिमाग लगा लिया कि यहाँ भीड़ है इसका मतलब खाना खाना अच्छा अच्छा होगा। है। एंड दिस इज़ द मिस्टेक व्हिच पीपल आर डूइंग इन इन्वेस्टमेंट। होता क्या है कि लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो नहीं करते हैं। लोग क्या करते हैं? लोगों को फॉलो करते हैं। अब हो क्या रहा है कि जब लोग मार्केट ऊपर होता है तो मार्केट में पैसा डाल रहे हैं और मार्केट जब नीचे होता है तो वो निकाल इसलिए रहे हैं क्योंकि वो ये भूल जाते हैं कि उनके गोल्स क्या हैं, वो वही करते हैं जो दुनिया कर रही है, राइट? तो आप मान लीजिए मैंने आपको बोला कि 20 साल एसआईपी चलाइए चलाइए, आपके गोल्स पूरे हो जाएँगे, आपको पैसा बन जाएगा, लेकिन आपके ऑफ़िस में बैठ के 4 लोग अगर पैसा निकाल रहे हैं म्यूचुअल फंड में से, तो आपको लगता है कहीं मैं पीछे ना रह जाऊँ, क्योंकि आपको लगता है कि इतने सारे लोग एक साथ किसी काम को कर रहे हैं, 4 तो लोग गलती थोड़ी नहीं वो करते गलत हैं। नहीं हो सकते। एंड दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो हम ये कहते हैं कि इन्वेस्टर को कुछ ऐसा होना चाहिए जैसे रास्ते में चलता हुआ घोड़ा, और जिसमें जिसके दोनों आँखों पे क्या हो, पट्टी बंधी हो। पट्टी तो बन यू हैव टू फोकस बेसिकली। तो आपकी फोकस आपका नहीं हिलना चाहिए। अगर आपने लोगों को फॉलो करना बंद कर दिया और अपने ऑब्जेक्टिव को फॉलो फॉलो करना चालू कर दिया, तो आई थिंक वो वेल्थ क्रिएशन आपके भी पोर्टफोलियो में होगा जो हम कहते हैं कि 20 साल में म्यूचुअल फंड की एसआईपी कर सकती है। तो सर मुझे इससे ये समझ में आ रहा है कि जनरली लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं बनते। तो इसका कोई और रीज़न भी हो सकता है? एक मतलब यस, इसका रीज़न बिल्कुल सिंपल है। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, कभी आपने रोलर कोस्टर राइड देखी है जो ऊपर जाती है, फिर नीचे आती नीचे है, आती है। ऊपर जाती है, नीचे आती है। आप किसी से भी पूछ के देखिए, अगर वो बैठा हुआ है, वो बहुत आनंदित हो रहा है सामने वाला आदमी। पर वो आनंदित कब हो रहा है? जब वो ऊपर जा रही है, उसकी आँखों से आँसू बह रहे हैं खुशी के। लेकिन किसी से पूछिए कि नीचे जा रही है तो उसे क्या होता है? आपको 100 में से 90 लोग बोलेंगे हमें डर लग रहा होता डर है। लग रहा होता आँसू आ रहे होते हैं लेकिन वो उसमें बैठे होते हैं, राइट? तो ऊपर जाता है वो खुश हो रहा है, नीचे जा रहा है वो दुखी हो रहा है। अल्टीमेटली उसको यात्रा पूरी करनी पड़ती है और वो यात्रा पूरी करने के बाद, हालाँकि यात्रा पूरी करने के बाद वो बोल सकता है कि मुझे कुछ नहीं लगा, पर सच्चाई यही है कि ऊपर जाएगा तो खुश होगा, है। नीचे नीचे जाएगा जाकर तो डर। दुःख। यही यात्रा आपकी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की। ऊपर जाएगा, मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को जनरली आदत होती है रोज़ देखने की। रोज़ देखने तो वो की। देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है, ऊपर जा रहा है, वो बहुत खुश हो रहा है। एक दिन मान लीजिए उसने देख लिया कि नीचे गया, वो दुखी हो जाएगा। अब दिक्कत क्या है कि जब रोलर कोस्टर राइड में बैठे थे आप, तो उसमें बेसिकली आपका बेल्ट बंधा हुआ है। आप उसके बेसिकली उसको वापस बाहर नहीं आ सकते, बाहर नहीं आपको यात्रा पूरी करनी पड़ेगी। बट म्यूचुअल फंड में क्या प्रॉब्लम है कि ऊपर जा रहा है, आप आनंदित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, बहुत पैसा बन रहा है। जैसे ही ये नीचे आएगा, अल्टीमेटली बेल्ट खुला है, आप बाहर आ भाग गए। जाएँगे। अब आप अगर आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहे जाते रहेंगे तो पैसा नहीं बन पाएगा। तो बिल्कुल। जैसे बेल्ट बाँध कर आप रोलर कोस्टर राइड पे बैठे थे, वैसे ही अगर आप यहाँ बैठ जाएँगे म्यूचुअल फंड में, तो आपकी यात्रा भी पूरी होगी और पैसा भी बनेगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर आपको बेसिकली इन्वेस्टर बनना है, तो आपको बेसिकली थोड़ा टाइट होके बैठना पड़ेगा। मार्केट के जो उतार-चढ़ाव हैं, उनसे बेसिकली थोड़ा ज़्यादा घबराना नहीं है आपको। सर कई बार क्या होता है कि लोगों को पता भी नहीं होता उस चीज़ के बारे में, वो इतना उस चीज़ पे फोर्स भी नहीं करते और अचानक वो जैसे पैसा आ जाता है इन्वेस्ट करना है और वो हड़बड़ी में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उससे उनको क्या इफेक्ट पड़ता है उन पे? बड़ा इंपॉर्टेंट है लोगों को समझना, आपके दर्शकों को भी समझना कि बिना गोल इन्वेस्टमेंट करना बहुत डेंजरस है। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। हिंदुस्तान में एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जिसका नाम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। लोग उसे बहुत इन्वेस्ट करते हैं। अब लोग इन्वेस्टमेंट तो बहुत करते हैं, लेकिन एक चौंकाने वाला डेटा मैं आपकी पॉडकास्ट पे बता के जा रहा हूँ। और वो डेटा ये है कि पिछले 20 साल में पीपीएफ से जिन लोगों ने पैसा बाहर निकाला है या जो निकालने जाते हैं बैंक्स में जहाँ भी उन्होंने पीपीएफ अकाउंट खुलवाया है, उसमें 70% नॉमिनी होते हैं। यानी सोच के देखिए कि 100 में से 70 लोग अपने पैसे का यूज़ अपने जीवन काल में नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट किसी गोल के साथ अटैच नहीं था। वो इन्वेस्टमेंट करते रहे, एक दिन वो दुनिया से चले गए और वो पैसा फिर नेक्स्ट जनरेशन्स तक को चला गया। लोग। तो अगर आपको अपना पैसा इसी जीवन काल में यूज़ करना है, तो आपको किसी न किसी गोल के साथ उसे अवश्य जोड़ना चाहिए।
कुछ भी पैसा जोड़िए आप, छोटा जोड़िए, मोटा जोड़िए, बड़ा जोड़िए, आपका कोई भी गोल हो सकता है, कोई रिटायरमेंट का गोल हो गया, कोई एजुकेशन का गोल हो गया, कोई वैकेशन का गोल हो गया, कोई नेक्स्ट जनरेशन को देने का गोल हो गया, बट ये आपका हर पैसा किसी न किसी गोल के साथ लिंक होना चाहिए, अदरवाइज़ हैपोज़िट वे में आप उसे जोड़ते रहेंगे और वो बेसिकली आप उसे जीवन में यूज़ नहीं कर पाएँगे, आम के पेड़ की तरह, जिसने उसको बोया है वो उसका फल नहीं खा फल नहीं सकता। पा सकते, बिल्कुल। राहुल जी, इन्वेस्टमेंट में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग बाग बोलते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए टाइम होराइज़न को देखना होता है। तो वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट होती है, मतलब उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? टाइम होराइज़न इज़ रियली वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट इन इन्वेस्टमेंट्स। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ मनोज जी। मान लो आपको यहाँ से जयपुर के रेलवे स्टेशन जाना है, तो आप कैसे जा सकते हैं? बाइक से या स्कूटर से? ठीक है। और आपको दिल्ली जाना है तो? दिल्ली के लिए कार प्रेफ़र करेंगे सर? कार से। अब आप बाइक और स्कूटर से नहीं जाना पसंद नहीं, करेंगे। नहीं। और मान लीजिए आपको सिंगापुर जाना है तो? फ्लाइट से? अब आपके पास 3 अलग-अलग जगह जाने के लिए 3 अलग-अलग माध्यम हैं। यानी आपको जब स्टेशन जाना था तो आपने स्कूटर लिया, आपको दिल्ली जाना है तो आपने ट्रेन या बस पकड़ी, लेकिन फ्लाइट से ही जाना पड़ेगा अगर आपको सिंगापुर जाना है। तो अब आप बेसिकली दूरी के आधार पे ये तय कर रहे हैं कि आप किस माध्यम से जाएँगे। जैसे-जैसे दूरी बढ़ रही है वैसे-वैसे आपका जाने का माध्यम क्या है? चेंज हो रहा है। बदल रहा है। अगर इसी चीज़ को इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट में भी डाल दे तो आई कैन टेल यू बहुत सारे इन्वेस्टर किसी भी गलती करने से बच जाएंगे। अब हो क्या रहा है हमारे देश में? बेसिकली आदमी 20 साल के लिए भी एफडी करा देता है और 6 महीने के लिए भी एफडी करा देता है। अब 6 महीना एक छोटा समय है, उसके लिए आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट्स में जा सकते हैं जहाँ पे आपको गारंटेड रिटर्न मिलता है। लेकिन अगर 20 साल के लिए आप निवेश कर रहे हैं तो आपके पास रिस्क लेने का समय बहुत है। तो 6 महीने के लिए आए तो आप किसी और प्रोडक्ट में डालिए, 5 साल के लिए आए तो किसी और प्रोडक्ट में डालिए, और 20 साल के लिए आए तो आप इक्विटी जैसे रिस्क इंस्ट्रूमेंट में पैसा डाल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे आप दूरी के आधार पर अपना जाने का माध्यम बदल रहे थे, वैसे ही निवेश में आपको समय के आधार पर अपने निवेश का माध्यम भी बदलना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, मैं उन लोगों को भी गलत मानता हूँ जो 100% पैसा एफडी में रखते हैं, हुँ, और मैं उन लोगों को भी गलत मानता हूँ जो 100% पैसा म्यूचुअल इन्वेस्ट करते हैं। फंड्स या रिस्की एसेट्स में रखते हैं। तो पैसा हमेशा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, और समय के आधार पर अगर वो पैसा लगा हुआ है तो आप उसे गलत समय पे निकालेंगे भी नहीं। दिस इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ इट। तो समय के आधार पर अपने निवेश का चुनाव करें। मुझे लगता है कि किसी भी निवेश में आपका नेगेटिव एक्सपीरियंस होने की संभावना उतनी ही क्षीण हो जाएगी। सर एक चीज़ और जो आजकल चल रहा है कि इक्विटी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इक्विटी में अगर पैसा ना डालें तो क्या लॉस होगा उसका? जनरली लोग कहते हैं इक्विटी में पैसा डालने में रिस्क है, मैं कहता हूँ रिस्क है, लेकिन मैं साइमल्टेनियसली ये भी इन्वेस्टर्स को बताता हूँ कि पैसा नहीं डालना भी रिस्क है। और उसका रीज़न ये है कि ये रिस्क मेरे फादर के टाइम पे नहीं था। अगर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड की रेट देखें तो है 7.1%, हुँ, और इन्फ्लेशन भी एवरेज है तकरीबन 7%। यानी 7% से आपका पैसा आगे होता है, 7% से पीछे हो जाता है। जब मैं कह रहा हूँ कि ये तकलीफ़ मेरे फादर को नहीं थी, वो इसलिए नहीं थी कि उस ज़माने में पीपीएफ का इंटरेस्ट 12% था और इन्फ्लेशन 7% थी। ओके। तो फिर भी वो 5% के आसपास का रियल रिटर्न, जिसे इन्फ्लेशन को हटा के जिसे कहते हैं परचेजिंग पावर, वो बना रहे थे। अब मेरा जैसा इन्वेस्टर जिसके पास ऑप्शन है एफडी में जाने का, तो मुझे 7% का रिटर्न मिलेगा और मेरी महंगाई भी 7% है, तो लॉन्ग टर्म में परचेजिंग पावर नहीं बन सकती। वो मेरा अमाउंट वही रह जाएगा। एब्सोल्युटली मेरा मैं थोड़ा और सामान्य शब्दों में आपके इन्वेस्टर्स के लिए बताना चाहूँगा। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं, आपने 7% के रेट से इन्वेस्ट किए, 1 साल बाद आपको कितना मिलेगा? एक सौ 107। हुँ, अब वो चीज़ जो 1 साल पहले 100 रुपए की थी, महँगाई की वजह से वो भी 7% से बढ़ के 107 की 7 होगी। की होगी, अब आप वो चीज़ खरीदने जा रहे हैं, लौट रहे हैं, तो कितना पैसा है? 0, 0। राइट? अब उस 7 रुपए में से मान लीजिए 1 रुपया सरकार ने टैक्स ले लिया, तो हाँ, हाथ में आए 6, महँगाई बढ़ गई 7 से। तो ये टाइम इसलिए इम्पोर्टेंट है आपको ये समझने का कि इक्विटी में पैसा डालना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इक्विटी वो आपको इन्फ्लेशन से ऊपर रिटर्न लॉन्ग टर्म में दे देती है। इसीलिए इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए आपको इक्विटी जैसे इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ मैं फिर बोलना चाहूँगा आपके दर्शकों को कि आपको पूरा पैसा इक्विटी में नहीं डालना है। लेकिन अगर आप पैसा इक्विटी में बिल्कुल नहीं डाल रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन लॉन्ग टर्म में इक्विटी करती है जिससे आप बाहर हो जाएँगे। अब एक और एग्जांपल मैं यहाँ देना चाहता हूँ आप लोगों को कि जैसे मान लीजिए निफ्टी 50 है, तो हम लोगों से पूछते हैं निफ्टी 50 क्या है? लोग कहते हैं जी 50 कंपनी। वो 50 कंपनी नहीं है, वो आपके देश की आर्थिक प्रगति का बेसिकली जो बताता है कि आपके देश कितना आर्थिक प्रगति कर रहा है। तो अगर आप इक्विटी में नहीं हैं तो अल्टीमेटली आप देश की आर्थिक प्रगति से ही बाहर हैं। वो हिंदुस्तान के टॉप 50 बिजनेसेस हैं जिनके प्रोडक्ट आप सुबह से लेकर शाम तक यूज कर रहे हैं, हाँ, राइट? तो अगर कंज्यूमर यूज कर रहा है, बिजनेसेस आगे चलेंगे, तो आपका भी पैसा बनेगा। लेकिन अगर आप इक्विटी में बिल्कुल भी नहीं हैं तो अल्टीमेटली आप उस आर्थिक प्रगति से बाहर है। बाहर हैं। दिस इज वाई पीपल शुड एटलीस्ट इन्वेस्ट इनटू इक्विटी। जो भी वो करना चाहें, कुछ पोर्शन ऑफ देयर सेविंग्स शुड कम टू इनटू इक्विटी। दिस इज व्हाट आई बिलीव।
सर इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी क्यों है? आप मार्केट का कोई भी क्रैश देखिए, 2008 में क्रैश आया, इनफैक्ट कोरोना के टाइम में क्रैश आया या फिर भी कोई भी क्रैश आया, तो इन्वेस्टर वो परेशान ज़्यादा हुए जिनका एक ही जगह ज़्यादा पैसा लगा हुआ था। यानी अगर आप एक ही एसेट क्लास में एक्सपोज्ड हो, तो प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर वो एसेट क्लास परफॉर्म नहीं कर रही है, तो आपको नुकसान ये होगा कि आपको गलत समय में उस एसेट क्लास से निकलना पड़ेगा अगर आपकी लिक्विडिटी की नीड है तो, राइट? एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लीजिए आपको रेस्टोरेंट खाना खाने जाते हैं तो आप जनरली कुछ समझ में नहीं आता तो थाली ऑर्डर करते हैं। तो हाँ, थाली क्यों ऑर्डर करते हैं आप? क्योंकि आपको लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ तो अच्छा मिल ही अच्छा जाएगा, मिलेगा। राइट? तो रिस्क कम हो रही है बेसिकली। तो डाइवर्सिफिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो आपके रिस्क को कम करता है। तो इन्वेस्टमेंट में रिस्क को कम करने के लिए भी आपको डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, क्योंकि निवेशक को ये समझना चाहिए कि हर एसेट क्लास हर वक्त परफॉर्म नहीं कर रही होती। कभी गोल्ड चल रहा होता है, कभी इक्विटी चल रही होती है, कभी रियल एस्टेट चल रहा होता है, कभी बॉन्ड्स चल रहे होते हैं। तो अलग अलग एसेट क्लास अलग अलग टाइम पे परफॉर्म करती है। इसी वजह से आपको आपको डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। और वैसे भी वॉरेन बफे साहब भी कहते हैं कि डोंट पुट योर ऑल एग इन वन बास्केट। तो हाँ, आपका पूरा पैसा कभी भी एक जगह पर नहीं होना चाहिए। और हमारी ये थोड़ी प्रॉब्लम है कि जब जो गाड़ी तेज चल रही होती है हम उसी में चढ़ने की कोशिश चढ़ने करते की हैं। कोशिश करते हैं, और उस वजह से अल्टीमेटली क्या होता है कि वो गाड़ी तो ऑलरेडी चल चुकी होती है, फिर हम उसमें लेट बैठते हैं और फिर मुश्किल में आ जाते हैं। तो प्लीज़ डोंट इन्वेस्ट कि आप सारा पैसा सारा एक जगह ना डालें। दिस इज़ माय पर्सनल एडवाइस। सर जेन ज़ी आजकल खूब इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे इन सब चीज़ों पे लगी है क्योंकि उनका मीडिया वही है, वो वही देखते हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए सारी एडवाइसेज़ वहीं पे लेते हैं। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ज़ेन ज़ी को मेरा एक सजेशन है और बड़ा ये मैं दिल से बात बोल रहा हूँ कि मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो आए हैं नए स्टॉक मार्केट में, डीमैट अकाउंट की संख्या ऑलमोस्ट 17 करोड़ हो गई है। और उसमें से बहुत बड़ी संख्या में ज़ेन ज़ी है। और जेन ज़ी को मेरा ये जो सजेशन है वो ये है कि आप लोग शायद जो देख रहे हैं वो सही नहीं है। शायद जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे आपको बताया जा रहा है हो सकता है प्रॉब्ली वो सही नहीं हो। इन्वेस्टमेंट की थ्योरी हमेशा लॉन्ग टर्म है, राइट? सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, जो थ्योरी आज के 20 साल पहले थी वो आज भी है, क्योंकि बिज़नेस में आप जब पैसा डालते हैं, इक्विटी इज़ ए बिज़नेस इन्वेस्टमेंट। अगर आप उसको स्पेकुलेशन करेंगे तो अल्टीमेटली आप पैसे को लूज़ कर जाएँगे। तो मेरा तो सजेशन यही है कि प्लीज़ बी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। और कई बार मेरी सेशंस में जब यंग बच्चे बैठे होते हैं तो मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप कब रिटायर होना चाहते हैं? तो यू वोंट बिलीव मनु, जो आंसर मेरे पास आते हैं वो आते हैं 45 40। जब मैं छोटा था, मतलब 20-25 साल का, तो मुझे लगता था कि रिटायरमेंट हमेशा 60 साल पे होता है। लेकिन अब जब मैं उनसे पूछ रहा हूँ तो कहते हैं 45 पे रिटायर होंगे, 40 पे रिटायर होंगे। तो अगर आपको 45-40 पे रिटायर होना है जेन जी, तो आपको बेसिकली पैसा ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल। आपकी रिटायरमेंट लाइफ तो लंबी होगी और पैसा जोड़ने की लाइफ कम। तो आप ज़्यादा पैसा जोड़िए अभी से, अदरवाइज 40-45 पे तो आप रिटायर हो नहीं सकते। दूसरा, सेल्फ कंट्रोल कीजिए, राइट? सो सेल्फ कंट्रोल का मतलब है कि आप उतना ही पैसा खर्च करें जितना आप कमा रहे हैं, अदरवाइज आप मुश्किल में आ सकते हैं। तो प्लीज़ बी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। और शायद जो आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे जो हर चीज़ देख रहे हैं हो सकता है प्रॉब्ली वो सही नहीं हो, राइट? दिस इज़ माय पर्सनल एडवाइस टू ऑल योर जेन ज़ी इन्वेस्टर्स। बिल्कुल सर, पसंद आई होगी उनको एडवाइस। आई एम श्योर। सर ये 20 साल की जो आपकी लाइफ जर्नी रही है, आपने कईयों को एडवाइस दी होगी। तो कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपके सामने ऐसा आया हो, जो आपको भी लगा हो कि ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया मुझसे? बहुत वियर्ड तो कभी मुझे नहीं लगा किसी ने कुछ पूछा हो, लेकिन एक वाकया मुझे दिल्ली का याद आ रहा है कि जब मैं एक सेशन ले रहा था। और मैं हमेशा कहता हूँ कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स और जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आपको वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं आने वाले समय में, लेकिन इंश्योरेंस के बिना आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग संभव नहीं है। तो उस दिन कुछ इंश्योरेंस पे भी बात चली। तो एक सज्जन खड़े हुए और वो बोले कि राहुल जी, पिछले 10 साल से हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, काम ही नहीं आ रहा है। तो वो बड़ा ऐसा सवाल मुझे लगा कि कि मतलब अगर ये काम आ गया तो आप ही को तकलीफ होगी बेसिकली, राइट? तो मैंने उनको समझाया कि अच्छा है ना कि ईश्वर कृपा से आपके काम नहीं आ रहा। भाई, आप हेलमेट घर से लगा के चलते हो तो ऐसा थोड़ी है आप ये कल्पना करोगे एक्सीडेंट हो जाए यार हेलमेट काम आए, बिल्कुल राइट? सर। तो वो आपके प्रोटेक्शन के लिए है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको वो यूज़ ही आए, है ना? बिल्कुल, छोटा बिल्कुल। मोटा डेंगू वेंगू तो हो जाके आप हाँ, एडमिट हो जाओ, पैसा वसूल सको प्रीमियम का। तो दैट वाज़ लिटरली, मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा-सा आपको ये समझना चाहिए कि इट्स बेसिकली प्रोटेक्शन। और ईश्वर करे कि टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस आपके काम ना आए तो ज़्यादा बेटर है, बिल्कुल सही राइट? बात। तो क्योंकि दिस वाज़ आप पैसे निकालने के चक्कर में जो पेन आपको होगा, जो चीज़ सफ़रिंग आप करोगे वो एब्सोल्युटली, बहुत पेनफुल होती है। यस, यस, दिस इज़ व्हाट। तो राहुल जी बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और आई होप जो बातें आपने बताई हैं वो हमारी ऑडियंस को समझ में आई होंगी। नहीं भी आई तो कोई इशू नहीं है, अपन एक और सेशन रखेंगे। अभी तो ये सिलसिला चालू रहेगा। राहुल जी आते रहेंगे, अपन पॉडकास्ट करते रहेंगे। अभी के लिए हम इनसे इजाज़त चाहते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए राहुल जी। थैंक यू मनु जी। और मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि
एक चीज़ मेरे सेशन से आप लोग लेके जाएँ, दैट इज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बस बिल्कुल। मैं यही चाहूँगा। थैंक यू सो मच। वेलकम सर।